बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ पर जो एक अच्छी और खुशाइन खबर पाकिस्तान के लिए मौसूल हुई है वो IMF से रिलेटेड है कि IMF ने $7 अरब के बेल आउट पैकेज का पाकिस्तान के लिए उसकी मंजूरी दे दी है। 37 माह पर मुहित ये कर्ज प्रोग्राम होगा और कहा जा रहा है कि शायद ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही इसे गर्दाना जाएगा, लेकिन इस पे खुश होने और इससे कुछ हासिल कर पाने के हवाले से कितनी तवक्कुआत या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एक बहुत बड़ी और अहम तब्दीली भी रूनुमा हुई है। वो ये है कि अक्टूबर का पहला हफ्ता तो बड़ा अहम है, मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सियासी सरगर्मियां और सियासी बयानात हैं वो इससे भी ज्यादा अहमियत इख्तियार करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हालात और मिजाज दोनों ही तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हो सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने आज जजेस के हवाले से कहा कि आपकी तनख्वाह और पेंशन हम ही मुकर्रर करते हैं, तैनाती भी आपकी हम ही करते हैं। लेकिन सवाल ये आमिर साहब के सामने हम रखेंगे कि इस इख्तियार के साथ क्या आइन और कानून की तशरीह भी मर्जी की ही दरकार है? कुछ इसके ऊपर भी बात होगी। आमिर साहब इकोनॉमी के हवाले से भी एक से दो। अब मैं अच्छी खबर कहने वाली हूँ, आप हंसने वाले हैं। नहीं, मैं इकोनॉमी तो बिल्कुल IMF की, इसके ऊपर हम दूसरे सेगमेंट में तफसीलन बात करेंगे। मुझे हंसी सिर्फ आपके इरफान सिद्दीकी साहब का जो आपने बयान का जिक्र किया उस पर आ गई है कि तनख्वाह हम देते हैं इसलिए हमारी मर्जी के फैसले देंगे। वो हमारी तो जेब से, इस तरह कह रहे हैं अपनी जेब से दे रहे हैं वो भी हुकूमत के खजाने से, टैक्स पेयर्स की, हमारा और आपका पैसा से दे रहे हैं, उनको भी वो देते हैं। तो ये मैं बड़े संजीदा आदमी है, मगर एक बचगाना सा मुझे ये जो है ना उनका स्टेटमेंट लगा है। लेकिन हुकूमती सफ में आमिर साहब एक और इजाफा होने जा रहा है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, क्योंकि मौलाना साहब ने तो हर उस बात की जाके तस्दीक भी कर दी और हामी भी भर दी जो कि मौजूदा हुकूमत या उनके अलाइज कर रहे हैं। जी, ये तो क्लियर अब नजर आ गया है कि इस वक्त जो है ना हुकूमत और उनके पुष्टपनाही जो कर रहे हैं, उन्होंने हर सूरत में ये आईनी तरमीम तो करनी ही करनी है। उससे काफ़ी सारे इंतजाम कर लिए भी हैं, उसमें 63A को भी कर रहे हैं, वो मखसूस नशिस्तों वाले रिवीजन के मतलब भी काम कर रहे हैं ताकि लोटे इधर से सीटें दिलवा दें या लोटे बनवा के करवा लें। फिर इक्का दुक्का जो है ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक एक करके विक्टिंग गिरा के नंबर इस तरह भी पूरे किए जा रहे हैं। मगर आसान काम ये लगता है कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि घर से ही इंतजाम हो गया है कि मौलाना तकरीबन जो आज उन्होंने साफियों के साथ मुलाकात की है उसका जो अहवाल सुनने में आ रहा है कि वो तकरीबन मान ही गए हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के 2-4 शिकों पे, जो कि वैसे ही होनी ही नहीं थी आर्टिकल 8 या हेबियस कॉर्पस 199 और सुबह के हवाले से थोड़ा, बाकी वो तकरीबन मान ही गए हैं। सो कोई वो 2-4 उसके बाद फिर उनके मानने के बाद 2-4 बंदों की जरूरत है, 2-4 बंदे पूरे करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, वो तकरीबन मेरहल कर चुके हैं। सो ये इंतजाम तो अब हो चुका। मौलाना जो हैं उनकी जो था, मैं तो पहले भी मुझे था कि वो मान जाएंगे, ये बेचारे PTI वाले जो है ना, ये इनको ये ऐसी नाक रगड़ के जो तरले कर रहे थे, खुशफहमी होगी उनकी। बहरहाल उनका हुकूमती अरकान के साथ मफाद है इस चीज़ में कि पीपल्स पार्टी को, इमरान खान को नुकरे लगाया जाए, तो वो क्यों ना मानते। अब उनका ये कहना कि ख्वाहिश है कि आईनी तरामीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो, इत्तेफाक राय से उनकी मुराद जो है उसके अंदर ऑफ कोर्स PTI तो नहीं मानेगी, एक का दुक्का जो पश्तून बलोच नेशनल जो है तरमेंगल या महमूद खान अचक नहीं मांगेंगे, वो नहीं मानेंगे, बाकी तो मान चुके, मौलाना ही रह गए थे। सो इत्तेफाक राय जो है वो अहम ख्याल ग्रुप का है। दूसरा उन्होंने कहा, साफ उनको कोट किया गया कि आईनी अदालत के वो क़याम के हक में है, तो लिहाजा वो उन्होंने मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको मजिस्ट्रेसी के रोल तक ले आया जाए कि छोटे मोटे मुकदमात किए जाए और एक नई अदालत बना दी जाए जिससे कि सिर्फ
एक चीफ जस्टिस को कंट्रोल करने का मसला नहीं होगा हल, बल्कि तमाम ही चीफ जस्टिस जो आने वाले हुआ करेंगे अदालतें ही कंट्रोल में आ जाएंगी, ना सिर्फ के यहाँ पे वफाक के अंदर बल्कि सूबों के अंदर भी, सूबों इंतज़ाम के अंदर वो बिल्कुल वो हैं। और क्लियरली प्लान नज़र आता है कि दो हैं, एक ये कि अदालतों को ये कंट्रोल करना, उसके बाद पीटीआई को फारिग करना, और मिलिट्री कोर्ट्स के लिए भी मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरह के इशारे दिए हैं कि शायद वो आमादा हो जाए, शायद महदूद पीरियड के लिए हों, मगर इस चीज़ के लिए भी लगता है कि वो तैयार होंगे। अब ये है कि मौलाना को इसमें से राजी मिलेगा क्या? पहले ये था कि उनको सही तरीके से उनको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। बहरहाल ये सारी जो पीटीआई के खिलाफ तहरीक चलाने में उनका एक लीडिंग रोल था। उनको बड़ा शिकायत थी कि जनाब कोई सदर कोई बन गया, वजीर आजम कोई बन गया, हम बिल्कुल फारिग कर दिए गए। तो वो अब उनको अपनी देखना ये कि वो डील क्या लेते हैं, क्या वो मेरा ख्याल है वजारत शहजादते तो शायद ना लें, गवर्नर शरीफ वगैरह ले लें, बाकी देखना होगा कि इन काइंड क्या क्या लेते हैं, मराद क्या क्या लेते हैं, बड़ा कुछ ले सकते हैं। सो लिहाजा उनकी अब मर्जी की वो शराइत होंगी एक। ठीक है। अब उसके अंदर दूसरी चीज आ जाती है कि लीड इसको जो कर रहे हैं नून लीग से ज्यादा वो बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी करती नजर आती है। वो छाती ठोक के जो है ना वो कह रहे हैं कि जनाब आईनी अदालत जो है ना ये होनी चाहिए बहुत ज्यादा। और बिलावल साहब के उसके लिए जो आर्गुमेंट्स हैं वो बड़े अंग्रेजी में कहते हैं हाफ बेक्ड, बड़े कच्चे पक्के से हैं। वो उन्होंने उसके ऊपर ना काम किया है ना मुझे थोड़ी सी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड के बाहर पढ़े हुए हैं और अभी बड़ी बड़ी कई दफ़ा अच्छी बातें भी करते हैं, मगर इसके अंदर मुझे उनके आर्गुमेंट्स में इतनी जान, काफ़ी संजीदा लोग काफ़ी उनका मायूस उनसे इन चीज़ों पर नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पूरे मिसाक जमहूरियत में से एक पैराग्राफ उन्होंने आईनी अदालत वाला निकाला है, उसके अंदर जो बाकी है कि सिविलियंस के अंडर एजेंसियां होंगी वो छोड़ दिया, उसके अंदर जो है बल्दियात को तकवियत देना वो ख़त्म हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स को ठीक करना, रिफॉर्म्स जो है लाना वो ख़त्म हो गया। बुनियादी स्पिरिट जो मिसाक जमहूरियत थी वो ये थी कि सुप्रीमेसी ऑफ सिविलियन रूल जो था और तमाम इदारों को तकवियत देने, इससे क्या एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी आ गई ना, एग्जेक्टिव कंट्रोल और एग्जेक्टिव भी बाय प्रॉक्सी। अब ये उसमें जो साथ में कल उनका जो मैं कह रहा हूँ कि होमवर्क आर्गुमेंट कमज़ोर है। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो कराची के अंदर जो बार के सामने एड्रेस करते हुए ये कहा कि जी 15% जो आपने तो दाइये में दिखाया है, बल्कि दिखा दें क्या कहा उन्होंने दोबारा, अगर वो प्रोड्यूसर दिखा सकें कि उन्होंने कल क्या कहा। तब तक आप प्लीज कंटिन्यू। बुनियादी तौर पे उसमें कहा कि 15% जो ज़ेर इल्तवा केसेस आईनी और सियासी हैं और बाकी जो ये 15% केसेस अवाम के 90 केसेस पर भारी हैं। वो काफ़ी वकला जो सीनियर हैं उन्होंने कहा जी इनके पता नहीं कहाँ से ये फिगर्स लेके आ रहे हैं। रियासत अली आज़ाद साहब जो हैं उन्होंने कहा जी टोटल जो आईनी केसेस हैं वो 187 केसेस हैं जो जिसके लिए आईनी अदालत इतनी बड़ी बनाई जा रही है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर 7 से 8 लाख केसेस ज़ेर इल्तमा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,500 केसेस ज़ेर इल्तमा हैं। इसी तरह फैसल सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा जी पता नहीं बिलावल भुट्टो साहब ने ये डेटा कहां से लिया है, उनको ये आईनी केसेस जो है वो 1% से भी कम हैं। आमिर साहब तो आईनी बेंच की तरफ क्यों नहीं जाते, अलग से अदालत? मैंने कहा कि वो ये बिल्कुल उन्होंने खुद जो पहले जो बयान था ना वो ज्यादा सदाकत दिखाई थी उन्होंने कि जी मजबूरी है। अब पता नहीं क्या मजबूरी है कि फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स वो ये लॉन्ग टर्म जो ये पाकिस्तान को सारा 50 साल का एक निज़ाम, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट सूबों के दरमियान, तमाम कौमियतों के दरमियान जो उनके नाना ने बड़ी मेहनत से किया और उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उसको तबाह किए करने जा रहे हैं। जो इनको 30-40 साल अल्लाह इनकी ज़िंदगी लंबी करे, इनको फेस करने पड़ेंगे।
कि इसके ये जो तजर्बात ऑन ये हाफ बेक फैक्ट्स, टोटली हाफ बेक फैक्ट्स हैं, तो पता नहीं मैं इसका क्या मफाद क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं, मैं इस पर सोच रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है एक तो ये तासुर जो लोग कह रहे हैं कि शायद उनको पीएम की ऑफर है, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये यहाँ वजारतें लेने से अक्लमंदी उन्होंने की कि हिस्सा नहीं बने हुए हैं, इन हालात में वजारत उज़्मा लेके उन्होंने क्या करना है। अगर ये ले लेंगे तो वो नून लीग वाले पागल हैं कि वो वोट देंगे, तो ये मुझे नहीं समझ आती। क्या शायद कुछ मराहत ले ली जाए, या फिर ये है कि सूबे के अंदर उन्होंने ये भी दरमियान में कल कहा कि सूबे में भी आईनी अदालत कर देते हैं। अब ये भी एक बड़ा कोई हाफ बेक्ड कोई नोशन है उनका कि पता नहीं, शायद वो ये मैं सोच सकता हूँ, ऐसे ही मैं उसको मंतक लगड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि सिंध रूरल एरिया तक महदूद होकर रह चुकी है पीपल्स पार्टी, तो वो सोचते हैं कि हम अपने इस फिफ्थ डैम के अंदर, ये सूबे के अंदर कुछ ऐसी सूबाई चीज़ें डालें कि पहले जो यहाँ पे एक जोर लगाता था, एक तबका कहता था कि नहीं वफाक कमजोर हो गया 18वीं तरमीम के, तो अब ये कुछ और वैसे इख्तियारात देना चाह रहे हैं कि हम अपने इंडिपेंडेंट हो जाए, तो आपने वफाक में, पंजाब में, बाकी सूबों में जो करना है आप कर लें। सो मुझे नहीं इनके समझ आ रही कि क्या करना चाह रहे हैं और बेसिकली इनका माइंड सेट क्या है इसको लेके। क्योंकि लीगल मामलात के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और इस वक्त हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर कानून बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पंसोता साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी आबिर साहब। बैरिस्टर साहब, अभी तो ये हमें रोज ही आके लेक्चर देने शुरू हो जाते हैं कि आज भी बताया जाता है कि जनाब ये अमेरिका में भी ये निज़ाम है, फलानी जगह भी ये इंतज़ाम है। तो हमें ये समझा दें कि जो आईनी अदालत का जो है, मैं तो रिपोर्टर हूँ, सहाफ़ी हूँ, आप बैरिस्टर हैं, तो ये जो कहा जाता है कि अमेरिका में भी निज़ाम है और यहाँ भी निज़ाम है, तो ये क्या निज़ाम है? पहली तो बात ये जी, मैं इस चीज पर थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं। ये जो बिलावल साहब इस वक्त आईनी केसेस की तादाद बता रहे हैं, ये बड़ी, जिसको हम वो एक वर्ड बोलते हैं बारीक वारदात, ये उस टाइप की बात है, क्योंकि आर्टिकल 199 में हर तरह की लिटिगेशन होती है, इसी तरह 1843 में हर तरह की लिटिगेशन होती है, तो उस सारी को शायद इकट्ठा करके उसका नंबर ये दे रहे हैं। लेकिन जिस चीज के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है वो हार्डकोर पॉलिटिकल केसेस हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है या कोई पॉलिटिकल मैटर है जिसकी हमें बार बार बात बताई जा रही है, और उनका नंबर यही गालिबन है 186, जितना भी आजाद साहब ने कहा, इससे ज्यादा वो हो नहीं सकते। तो पहली तो बात मैं आपको क्लैरिटी ये दे दूं। सेकेंडली, इसके ऊपर बार बार बात की जाती है कि दुनिया के आप किसी कॉमनवेल्थ कंट्री में मुझे बताएं कि अगर आईनी कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हो। ये जो आईनी कोर्ट्स हैं ये उन ममालिक में एग्जिस्ट करती हैं जहां पर आपका जुडिशियल सिस्टम इस लेवल पर जुडिशरी डिस्पेंस कर रही है जस्टिस, या इस लेवल पर चली गई है कि वो जाकर एक आईनी अदालत अलहदा बनाकर मामलात करती है। अमेरिका की एग्जाम्पल लें, इंग्लैंड की लें, फ्रांस की लें, तो वहां पर जाकर ये बातें इसलिए की जाती हैं। पाकिस्तान में तो अभी आपकी बुनियादी जो इश्यूज हैं जुडिशरी उनसे डील कर रही है, और आपने उन इसी जुडिशरी को अलहदा करके आपने कहा जी आप आज नहीं ठीक, सुप्रीम कोर्ट में भी आप अच्छे काम नहीं कर रहे, हम आपको उठाते हैं और एक डिफरेंट अदालत बनाते हैं और आपकी उम्र बढ़ा के हम कहेंगे आप अच्छे काम करेंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर आपने ये काम करना है, मैंने पहले भी एक दिन आपके प्रोग्राम में बात की थी, शरीयत एपेलेट बेंच एग्जिस्ट करता है, कोऑपरेटिव बेंच है, बहुत सारे बेंचेस हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें। ठीक है, अगर आपको बाकी जजेस से एतराज है, 3 अपनी मर्जी के बना दें कि जी ये 3 ही सुनेंगे, और उन 3 को टास्क दें कि आपने 6 महीने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनने हैं। मेरा ख्याल है चौथे महीने में काम खत्म हो जाएगा। तो मुझे जो आप तो जाहिर है आपकी तो ये फील्ड है, इवन जो कॉमनवेल्थ से बाहर निकल जाए, अमेरिका के अंदर भी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उनके पास सिर्फ 3% केसेस जाते हैं 7-8 हजार एप्लीकेशंस में से। बड़ा मुश्किल से कोई जो है डायरेक्टली कोई अपील वहां जा सकती है। तो बाकी उनका जो यूएस अलहदा जो कोर्ट ऑफ अपील्स है उसके 200 जजेस हैं, बजाय इसके कि इसको सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन रहने दें, आप बेशक एपेलेट कोर्ट को अलहदा कर लें, इन्होंने उल्टी वारदात करने जा रहे हैं। सर, पहली तो बात यह है कि जो ये रीजंस दे रहे हैं ना वो आपस में कनेक्ट नहीं करते। या तो ये रीजन दें कि पेंडेंसी है, या ये रीजन दें कि हमने आईनी अदालत इसलिए बनानी क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वहां ले जाना चाहते हैं। ये कहते ये हैं कि पेंडेंसी इसलिए है क्योंकि आपकी अदालतें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में फंसी हुई हैं। आप सुबह की सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट उठा लें और उसमें देख लें कितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स लगे हुए हैं। सवाल ये है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स डिसाइड क्यों नहीं करती, या अगर डिसाइड कर ले तो फिर आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते? जब आप उसको फॉलो नहीं करते, आगे उसकी प्रोसीडिंग्स निकलती हैं। अब आपके सामने ये रिजर्व सीट्स का केस है, ये 12 जुलाई को फैसला आया, आज इंप्लीमेंट करते आपका कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म हो जाता, लेकिन आप उस क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं जिससे लिटिगेशन बढ़ रही है। तो क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट का कसूर है? मेरा तो बड़ा
सीरियस इससे क्वेश्चन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल काम है उसके ऊपर उसको लगाएं, एक बेंच सेपरेट करें, जिस तरह हाई कोर्ट्स में होते हैं, मर्डर बेंचेस हैं, सिविल बेंचेस हैं, एपेलेट बेंचेस हैं, डिफरेंट नेचर के। आप 3 जजेस को बैठा दें, अपनी मर्जी के 3 जजेस को बैठा दें, हम तो ये भी कहते हैं, लेकिन प्लीज इसके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करके पाकिस्तान से चेरी पिक करके अपनी मर्जी से ला के लोग उसमें आप बैठाएं और फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इसमें बैरिस्टर साहब ये एक इशू भी नहीं आएगा अगर फर्ज करें ये बन गया और ये तुले हुए हैं इसको बनाने में, तो हर कोई जो है सुप्रीम कोर्ट, एक तो पहले उसकी क्या एक उनके साथ भी ज्यादती है कि एक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो अपनी जिंदगी के 30-40 साल प्रोफेशनल जिंदगी के गुजार के पहुंचा है और उसकी एक उम्मीद है कि उसको ये बताया गया था कि जब उसने ये चॉइसेस ली थी कि उसके ये इख्तियारात होंगे, जब उसकी बारी आई है तो उसको कह दिया गया कि आपका रोल तो मजिस्ट्रेसी का होगा। 1, 2 हर कोई फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में लोग करेंगे कि आम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मसले नहीं भी होंगे उसको एम्फसाइज करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है ताकि हम अपनी मर्जी की अदालत में ले दिखाए जाएं। और लास्टली कि ये सिर्फ ये तो एक मसला है, तो वो बाकी इसके अंदर पता नहीं और क्या क्या चीजें आएंगी जो हम सुनते हैं कि जनाब एक्सटेंशंस की, फिर सूबों के अंदर हाई कोर्ट्स के जजेस की, अभी वो नहीं पता क्या क्या कुछ आ रहा है। सर बात ये एक प्रिंसिपल होता है, उसको हम कहते हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, के जब आप किसी इदारे में आते हैं, कहीं जाते हैं, आपकी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दिस इज अ लीगल टर्म, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। अब एक जज की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ये है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या हाई कोर्ट में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में जाएगा तो उस एरिया में वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड करेगा, अपनी परफॉर्मेंस देगा जिस काम के लिए आया। लेकिन लेट्स से आज हमारे से पूछा जाए कि अगर आपने कल को जज बनना है या किसी मेरी एज ग्रुप में पूछा जाए, सो द ओनली रीजन व्हाई वी मे वांट टू कंसीडर दिस इज कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे पाकिस्तान के लिए कोई काम कर सकते हैं। जो दूसरी साइड के केसेस हैं उन केसेस में तो बहुत कम लोग शायद उस तरह इंटरेस्टेड होते हैं। सो आप उन जजेस से ये राइट लेके अपने चेरी पिक करके लोगों को कहें कि जी ठीक है अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन करें एंड पीपल ऑफ लेट्स से मंसूर अली शाह साहब स्ट्रेचर उनको आप बैठा के कहें चले जी आप अब अपीलें सुने सिविल या लेट्स से फलाना। मैं बिल्कुल समझता हूं कि पाकिस्तान के आम लोगों के मसाइल वही हैं और वही केसेस हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है जिसका एक फैसला दूसरों के मैं कहता हूं हजारों केसेस पर भारी होता है, आप वो उनसे ले लें और उनको पॉलिसी बयान देने के लिए वहां पर बैठा दें कि वो सिर्फ एक छोटे छोटे केसेस डिसाइड करें और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें इस किस्म के फैसले आना शुरू हो जाएं कि जो आप कल को कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसके पीछे जो एक मैं कहता हूं इंटेंट है, दैट इंटेंट इज नॉट क्लियर। मैं तो उसको समझता हूं कि वो इंटेंट जो है वो बड़ी खतरनाक है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आपने बनानी है, जरूर बनाएं, लेकिन जब उन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप फुलफिल करते हो, ये नहीं है कि आपने इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट क्या बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो किसी को दिखा नहीं सकते, आज तक नहीं पता लगा। जिस तरह आपने अभी बड़ी अच्छी, मैं जो खस कर रहा हूं, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने एक दिया है कि एक वकील या जज जो हैं इनमें से कई बड़े बड़े लोग हैं जिनको हम जानते हैं जिनकी बहुत आला प्रैक्टिस थी और उन्होंने कई दफा अपनी मॉनेटरी या कई चीजों से कुर्बानी दे के वो जज बने। उनको आप कह रहे हैं कि आप क्लर्क बनाने जा रहे हैं और घर से रिटायर्ड जजों को या चंद अपनी मर्जी के वकला, उनकी पता नहीं क्या लेजिटिमेसी हो, उनको आप बहुत ही इख्तियार दे के वो बनाना जा रहे हैं। अनफेयर चीज है। मैं आपको आमिर साहब एक बात बताता हूं कि मैं लेट्स से आपको एक जज साहब की एग्जांपल देता हूं, चीफ जस्टिस इन वेटिंग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। ये वो जज हैं जिनको अमेरिका की अदालतों में रिकग्नाइज किया जाता है, वहां बैठाया जाता है। मैं अभी रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए मुझे बुलाया, मैं देने गया तो वहां वो पाकिस्तान से सिर्फ एक शख्स को जानते थे और उसका नाम था मंसूर अली शाह। उसके बाद हम दुनिया के बेशतर ममालिक में गए, जब जाते हैं ऑक्सफोर्ड गए, कैम्ब्रिज गए, वहां सिर्फ एक शख्स को वो जानते हैं पाकिस्तान से, मंसूर अली शाह। दैट मींस ही इज द फेस ऑफ दिस कंट्री व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी या आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन। पाकिस्तान में जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी वकालत से पहले और इनकी जो यूनिवर्सिटीज जहां से पढ़े हुए, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड वगैरह सबसे, वहां पर इनका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में मशहूर था। यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते थे और बड़े बड़े केसेस उन्होंने किए। उनको आप कहते हैं कि आप पीछे हो जाएं, आप बैठ के सिविल केसेस ये सारे डिसाइड करें, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के लिए हम अदालत अलहदा बना रहे हैं और उसमें हम बंदा पता नहीं कौन सा लेके जा रहे हैं। इफ देयर इज वन जज
who deserves to decide constitutional cases in Pakistan, that is Justice Mansoor Ali Shah. और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल कंसेंसस है इसके ऊपर, लेकिन हम तुले में कि नहीं जी हमने उनको ये काम नहीं करने देना, और हमने वहां करना है जहां पर आइन के ऊपर ऐसी ऐसी तशरीहात हैं जो कि ये कहते हैं कि जी हम इस आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को नहीं मानते, हम आइन की वो तशरीह कहते हैं जो मैं आइन को पढ़ के मैं समझता हूं। आज एक आदमी को आइन और समझ आता है, कल उनको और समझ आता है। इस तरह की आईनी अदालत हमें पसंद है, लेकिन ऐसी आईनी अदालत जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने बेतहाशा ऐसी जजमेंट्स डिसाइड की कि मैं आई कैन काउंट ऑन माय फिंगर्स, जो आप बता सकता हूं कि पिछले पता नहीं कितने सालों में इतनी एक्सपेंसिव ज्यूरिसडिक्शन अपनी जो है वो क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन की, फिर उन्होंने हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन की कवानीन की ताकि पाकिस्तान में जस्टिस डिस्पेंस, और मैं बहुत सारी आपको जजमेंट्स गिना सकता हूं, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी वो जो है वो इस काम के लिए ठीक नहीं है। आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट मुझे तो ये मैं सोचने में मजबूर हो जाता हूं कि इवन मार्शल लॉ में 8वीं तरमीम जो कि सबसे बड़ी ज़रब मानी जाती है 1973 के आइन के ऊपर, उसके अंदर भी इन्हीं अदालतों के साथ टेम्परिंग की गई थी, इनको फारग तो नहीं कर दिया गया था। ये तो उससे मुझे ज्यादा बड़ा हमला नजर आता है। बिल्कुल जी, अगर आप इसकी ग्रेविटी देखें तो ये, और ये अफसोस ये कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये हमला कर रही है, चले किसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के टाइम पे हुआ तो समझ भी आती है, ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो इस हमले को कर रही है। और ये आज जो हमारी जुडिशरी है ये बड़ी पसंद थी जब 4-3 वाला फैसला आया या फलां फैसले आए या किसी फैसले में जब रिक्यूजल करते थे तो ये कहते थे कमाल हो गई जी, शाह साहब कमाल कर गए। आज जब शाह साहब एक 8 मेंबरों में बैठ के फैसला लिख रहे हैं वो इनको पसंद नहीं है, और ये कह रहे हैं कि जी हमने सारी की सारी चीज डिफरेंट करनी है, और फिर जिस चीज के थ्रू उसको क्रिएट करना है वो आज तक हमें डॉक्यूमेंट की समझ नहीं आ रही। मैं जिस टीवी प्रोग्राम में जाता हूँ वहां मुझे एक नया उसका फीचर सामने आता है, वो कहते हैं जी आप इस पे तबसरा करें, मैं कहती जी कंफर्म बात है इसमें है कि नहीं है, वो कहते हैं जी फलां साहब ने कहा है। ये दुनिया की वाहिद आईनी तरमीम है जो इस तरह फ्लोट हो रही है कि फ्लोट ही नहीं हो रही, एंड द लॉ मिनिस्टर हिमसेल्फ फाइंड्स आउट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सो अगर आइन की तरमीम इस तरह की जा रही तो आप खुद सोचिए कि उस आइन के साथ क्या किया जा रहा है। मैं सिंपली ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आइन की स्पिरिट है आप उसको फॉलो करें। वो स्पिरिट सेपरेशन ऑफ पावर्स में बिलीव करती है, वो स्पिरिट हर इदारे को उसका ड्यू रिकग्नाइज रोल, हमारे मुल्क में जुडिशरी का कोई इतना अच्छा माजी नहीं रहा हुआ, इसको हमें एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं, लेकिन अगर आज जुडिशरी परफॉर्म करिए तो लेट इट डू सो। इसी तरह पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव का माजी ले लें, किसी का भी माजी ले लें, तो अगर आज कोई परफॉर्म करना चाह रहे हैं आप उनको उनका पास्ट याद करा के या उनकी बाकी चीजें याद करा के, और आप क्या कह रहे हैं, मैं आज की स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था कि जी हम इस पर इजलास किया इलेक्शन कमीशन ने, और वो सोच रहे हैं कि एक मेंबर कह रहे हैं कि हम इसको इंप्लीमेंट करें, बाकी सोच रहे हैं कि जी हम अपनी पावर्स कैसे गिव अवे कर दें। वो ये किस किस्म का सर लॉजिक है? कल को कोई शहरी उठेगा, उठ के कहेगा जी कि जो मुझे कत्ल की सजा हुई है इस पे मैं समझता हूँ आई हैव टू गिव अवे माय फ्रीडम, आर्टिकल 9 वायलेट हो रहा है, देयरफॉर आई डिसाइड नॉट टू फॉलो दिस जजमेंट पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो फिर क्या आप उसको मानेंगे? या कोई जत्था इकट्ठा होकर ये बात कह दे? इस तरह नहीं होगा। ये आईनी अदालतों या अदालतों के पास कोई डंडा सोटा नहीं होता, उनके पास आर्टिकल 190 होता है। बल्कि एक तो मैं उस दिन पढ़ रहा था, एक जजमेंट थी गालिबन अमेरिकन या सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर उन्होंने कहा कि जब उसको नहीं फॉलो किया जा रहा था तो उन्होंने कहा देन आई रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ दैट कंट्री टू इंप्लीमेंट दैट जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई डंडे नहीं ना है जी, उनके पास तो परसुएशन है, उनके पास एक जजमेंट है जो कि उन्होंने पास करनी है। एंड देन ऑफ कोर्स अमेरिका के सदर के मुतालिक कहा जाता है कि let the justice marshal implement it, वो बड़ा एक बुरी मिसाल दी जाती है। मगर यहाँ पे तकलीफ बात ये है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये कह के हमें बताया जा रहा है कि एक शख्स को रखना चाहते हैं, दवाम देना चाहते हैं। पहले कहा कि उसको उम्र बढ़ा देंगे, एक्सटेंशन दे देंगे, फिर 5 मेंबर का बेंच बनाएंगे, 5 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे, और अब जो है ये इसको कोई ना नहीं कर रहा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी बनाई जाएगी अदालत, उसका हेड किसको बनाया जाएगा। क्लियरली नजर आ रहा है कि एक शख्स के लिए ही है। और इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं, पर मुझे तो लगता है तकलीफ तो ये है कि वो तो बिल्कुल तुले में है, और ये उन्होंने नंबर्स गेम भी पूरी कर ली है। तो ये होने जा रहा है, क्या किया जाए फिर? सर देखिए, अगर तो ये इस तरह जोर जबरदस्ती से हुआ तो फिर इन दी एंड देखें जी, हर चीज कहते हैं ना जी, टू एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन। तो फिर सवाल ये है कि फिर उसको रिएक्ट तो करेंगे, फिर लोग भी रिएक्ट करेंगे, हर इदारा जो उससे मुंसलिक है वो रिएक्ट करेगा। तो फिर ये इतना आराम से सारी की सारी चीजें नहीं चलेंगी, थोड़ी देर चल जाएंगी।
ज्यादा देर चल जाएगी क्या, 5-6 महीने चल जाएगी, बट अननेचुरल है ना जी, कभी भी इस तरह प्रोलॉन्ग नहीं हो पाएगी। और उस पर ऑफकोर्स पाकिस्तान की जुडिशरी भी रेजिस्ट करेगी, जो आपकी जुडिशरी में एटलीस्ट 8-9 बंदे बैठे हुए वो भी रेजिस्ट करेंगे, वो सारे बैरिस्टर साहब बड़ी माजरत के साथ मुझे ये मज़ामत कहीं नजर नहीं आती, ना ही वकला के अंदर आपके नजर आती है। जिस तरह जुडिशल मूवमेंट में हमने देखा कराची के अंदर जो बाहर है, कराची के अंदर इतने इतने बड़े लोग हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि वो बिलावल साहब को वहां खड़े होके वो या तो वो नजर नहीं आए या वो दिखाए नहीं गए। इस तरह वो पेशावर में भी तकरीर करके आ गए, ना वो वकील भी मुनकसिम नजर आते हैं और जजेस रात भी जो हैं जो इसको मज़ामत अपने फैसलों में कम अज कम इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं, वो भी कोई मुझे उनमें कोई खत लिखने की हद तक या वो ही नजर आते हैं। कोई ये नहीं है कोई लार्जर कोई मज़ामत नजर ही नहीं आ रही कहीं से। सर देखिए, जो जुडिशरी है, मैं उसकी बारी बारी बात करता हूँ, जुडिशरी जो है वो तो बेचारी खत ही लिख सकती है ना जी, खत के बाद प्रोसीडिंग्स तो तब होंगी जब उन तक प्रोसीडिंग्स आएंगी। अब 8 मेंबर बेंच का फैसला, उससे पहले बंदयाल साहब का इलेक्शंस का फैसला, ये सारा इसी दौर में हुआ है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। वाई? बिकॉज जो पास दैट बी वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहती थी। एटलीस्ट अपने हद तक अपना कलम चला रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर जिस हद तक जा सकते हैं जा रहे हैं। क्लैरिफिकेशन नोट्स भी आ रहे हैं, इस टाइम पर आ रहे हैं। और कमेटी जो है उससे 2 जजेस ने अपने आप को रिक्यूज भी किया, उन्होंने कहा जी हम इस पर नहीं बैठेंगे। जहां तक वकला की बात है जी, वकला का बिल्कुल वो वाला अभी सिचुएशन नहीं है जो लॉयर्स मूवमेंट वाली थी, बट आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर भी तशवीश आ रही है। और ये बात हर बंदा पूछ रहा है कि ये कैसे इस तरफ जा रही है। I know it's slow. It is not as pacey as it was in Iftikhar Chaudhry साहब टाइम, बट स्टिल ऐसे नहीं है कि इस पर लोग बैठे हुए हैं। और इन्हीं 2 इदारों की तरफ आंख उठाकर देखा जा रहा है कि ये क्या करेंगे। मैं तो समझता हूँ आवाम को भी आगे आना पड़ेगा, इसके ऊपर अपना रिजेंटमेंट देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि ये चीज ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होनी चाहिए। और एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो ये काम ना करे जिनका एटलीस्ट झूठा सच्चा कोई आईनी जो है ताल्लुक है। स्पेशली पीपल्स पार्टी को तो बार बार अफसोस होता है जब बिलावल साहब ये सारी बातें करते हैं। मैं तो रात भी कादिर बंदोखेल साहब के साथ एक प्रोग्राम में ये बहस कर रहा था कि ये कैसे वो सारा कुछ कह रहे हैं। 1973 का आइन उनका क्रिएटेड है, वो जो अब तो आपके प्रोग्राम का वो ट्रेडमार्क लाइन बन गया, अवाम ताकत का सरचश्मा है। वो अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके थ्रू वो जब पावर एक्सरसाइज करेंगे, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हैं? वो सारे के सारे जो है उनके थ्रू ये सारा कैसे होगा? और बिलावल साहब आज बड़ा कन्वीनियंटली इस चीज पर कह रहे हैं। आई थिंक ही मस्ट रीविजिट हिज पोजीशन, वरना उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनकी ही पार्टी ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हुई हैं। बाकी तो सारे इस तरह ही है ना जी, कभी इधर कभी उधर, लेकिन उनका तो कंसिस्टेंट व्यू रहा हुआ है। तो अगर उस कंसिस्टेंट व्यू वाले से भी आवाज ये आ रही है, तो आई थिंक इट्स अ सीरियस कॉज फॉर कंसर्न। आप कह रहे हैं कि जी वकला बिल्कुल उनके यहाँ तशवीश पाई जाती है, मगर वो स्लो हैं। मगर दूसरी तरफ जो है जो इसको करने वाले हैं वो बड़े फास्ट ट्रैक पे हैं। उन्होंने अक्टूबर के पहले हफ्ते की डेडलाइन भी दे दी है, और तकरीबन नजर आ रहा है कि जिस तरह आज मौलाना साहब का आया कि उनके नंबर्स गेम भी पूरे हैं। पर वो कह रहे हैं कि जनाब आपको क्या तकलीफ है, हम जमहूरी तरीके से जो है एक 2/3 अमेंडमेंट जो है वहां पे ला रहे हैं, तो ये अवाम के चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का ये फैसला है, आपको क्या तकलीफ है? नहीं जी, चोजन तो है बट अवाम के नहीं, लेकिन चोजन तो बिल्कुल है। मैं चोजन की हद तक तो आपसे एग्री करता हूं। और जो अगली बात है, जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेजिस्टेंस है तो उस दिन आईनी तरमीम पास नहीं हुई। अगर रेजिस्टेंस ना होती तो आईनी तरमीम उस दिन आराम से क्लियर हो जाती। मौलाना साहब जो है उनकी पोजीशन किसी वजह से है, बिकॉज मौलाना साहब भी सेंस करते हैं कि पाकिस्तान की जो पब्लिक एट लार्ज है वो उसका क्या सेंटिमेंट है, मुल्क के अंदर हालात क्या बना। बैरिस्टर साहब सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ। आज की आपने मौलाना साहब की जो सहाफियों से मुलाकात हुई है उसमें मोरलेस उन्होंने कन्वे कर दिया है कि छोटी मोटी उनको इतराज़ात हैं और वो भी शायद दूर हो जाएंगे, मगर आईनी अदालतों के लिए उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल उसके हक में हूँ। सो वो जो रेसिस्टेंस जो थी ना वहाँ पे, वो असूली या अखलाकी बुनियादों पे नहीं थी, वो हिस्सा ज्यादा या कम के हवाले से थी। वो मटीरियल इश्यूज थे, वो कोई प्रिंसिपल्स के इश्यूज नहीं थे। मैं समझता हूँ जी कि उसमें एक एस्पेक्ट ये बिल्कुल होगा, लेकिन साथ साथ एक प्रेशर भी है, जो प्रेशर क्रिएट किया गया पॉलिटिकल जमात की तरफ से, जो कि पॉलिटिकल जमात का शायद साइज उस तरह ना हो, बट विद इन एवरी रिप्रेजेंटेटिव उसका साइज बहुत बड़ा है। उसका एक बेसिकली इम्पैक्ट तो है, प्रेशर तो है। कि इतना आसान काम नहीं, वरना उन्होंने अब तक कर लेना था। देखिए उनको हर चीज करनी पड़ रही है टू मेक श्योर कि ये हो जाए, वरना ये डूएबल होता। अगर लेट से आपकी इस वक्त एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी विच इज इन पावर उसके पास पॉपुलैरिटी भी होती तो ये डूएबल था।
लेकिन वो सारी चीजें जब मौजूद नहीं है तो एक रेजिस्टेंस है। आई थिंक शायद ये इतना इजीली और डुएबल ना हो, और अगर हो भी जाए तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसने चैलेंज तो होना है, या अगर ये सब जाइए मुझे बिल्कुल के बजाय इसके कि ये सड़कों के मामला तय हों या ये और किसी तरीके से, तो ये लीगल चॉइसेस जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब उन्होंने वो जो प्रपोज्ड, जो वो आप सही कह रहे हैं कि पता ही नहीं असल मसवदा क्या है, मगर एक जो मसवदा दिया गया था उसके अंदर है कि फिर इसको चैलेंज करने का राइट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास होगा, 183 भी उनके पास होगा। इस सुप्रीम कोर्ट को तो उसको चैलेंज करने का जब राइट ही नहीं होगा, तो मुझे कोई लीगल ऑपरेटाई बताए कि जिसके जरिए इसका कुछ वो सदेबाब कर सकें। सर पहला तो वही है जो इस वक्त पिटीशन पेंडिंग है, जो मैंने आपके पहले भी जिक्र किया था कि उस पर ऑब्जेक्शंस लगी हुई है, वो शायद रिमूव होके लग जाए बिफोर इवन ऑल ऑफ दिस इज डन, और उसको पेंडिंग रखा जाए और कहा जाए कि अगर आईनी तरमीम पास होती है तो उस आईनी तरमीम को इस टच स्टोन पे देखा जाएगा। उस लेट्स से वो ये भी कह सकते हैं आईनी तरमीम टू द एक्सटेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट जो है उस हद तक हम उसकी अलाउंस नहीं देंगे जब तक कि उसको हम एग्जामिन नहीं कर सकते। एक तरीका तो ये है, बट वंस इट इज पास्ड उसके बाद भी कुछ जूरिस्ट का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जा सकता है। बजाहिर तो ऑफ कोर्स नई कोर्ट वहां सिस्टम, लेकिन वहां पे मैं फिर अगेन आपको कह रहा हूं कि वहां पे अब जो कमेटी है वो भी, मैं उसे रिक करना ही कहूंगा, वो भी रिक कर ली गई है कि जिस तरह जैसे मुनीर अख्तर को वहां से निकाल लिया गया है, और ये उनकी डिस्क्रिप्शन है कि किसको वो टेकअप करते हैं। जिस तरह आज रजिस्ट्रार साहब का कान मरोड़ के जवाब दिया गया कि हाउ डेयर यू, कि आपने वो जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की एक्सप्लेनेशन को पब्लिक क्यों कर दिया। तो ये टेकअप तो जिन्होंने करना है वो तो बेनिफिशियरी है, कैसे होगा? सर मेरा ख्याल है कि जब ये एक तो अव्वल तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि मिनिमम 5 मेंबर बेंच बनेगा क्योंकि आईनी तशरीह होगी, लेकिन इस पर फुल बेंच बनेगा, और अगर फुल बेंच बनेगा तो उसमें नंबर गेम ऑफ कोर्स अपनी जगह है, बट फुल बेंच में इस आईनी तरमीम को या इस आईनी तरमीम से पहले इस पिटीशन को सुनने के लिए जब फुल बेंच बैठेगा तो इतना आसान नहीं होगा उसको पास करना और कहना कि जी ठीक है वी कैन लेट इट गो। उस पर भी जब आपको याद हो कि मखसूस नशिस्तों वाला केस शुरू हुआ था तो उस टाइम पर लोग और तरह की बात कर रहे थे कि ये शायद फैसला और तरह आएगा, ज्यादा लोग इसी हक में होंगे कि ये मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वकला के दलाइल के थ्रू, जजेस की एक दूसरे के साथ बात के थ्रू, बहुत सारे जजेस आपको मौके पर कन्विंस होते हुए नजर आए हैं, एंड इट वाज वेरी क्लियर ऑन स्क्रीन। सो आई स्टिल फील कि कलेक्टिव कॉन्शियंस बल हमें बड़ी उम्मीद होगी कि जिस तरह आपकी उम्मीद लगी है बड़े और लोग, पर मुझे लगता है कि काफी सारे लोग उम्मीद पे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि जब नीयत खराब हो तो जिस तरह उन्होंने 17 से 23 जजेस का वो कर लिया है, वो रिटायर्ड जज भी लाए जा सकते हैं, डॉग जज भी किया जा सकता है, तो वो कोई फिग लीव तो हट गया, कुछ भी किया जाए, बट लेट्स होप कि कुछ बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके टाइम देने का। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात हो गई, अदालती मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू हो गई, अब जो मामला है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का है, पाकिस्तान की मैशत के ऊपर हम बात करने जाने। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात करने जा रहे हैं। फाइनली आमिर साहब कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर हमारे लिए आ गई है, बेल आउट पैकेज मंजूर कर दिया IMF ने $7 अरब का, बेहतर हो गया जी। ऑफ कोर्स इस पे तो है ही नहीं, क्योंकि अगर ये ना होता तो हमें बहुत ज़्यादा दिवालिया होने का जेन्युइनली ख़तरा था, तो इसमें कोई शक नहीं है। मगर सिर्फ ये है कि इसके ऊपर खुदा के लिए लुटियाँ शुटियाँ ना डालें, और जिस तरीके से ये मैं देख रहा था लल्ले तलल्ले नज़र आ रहे थे ना ये न्यूयॉर्क के अंदर, कि आप 4-5 वजीर जो है गैर जरूरी किस्म के भी जो एंटूराज के अंदर लोग गए हुए हैं कि आप भीख मांगने जा रहे हैं IMF से, और आप जब इस तरह जाते हैं एंटूराज होता है, पता नहीं और कौन किस किस तरीके से वहां पे पहुंचाए गए हुए हैं लोग, तो वो फिर वो कहते हैं कि यार आप भीख मांगने वाले का एक हुलिया होता है, उसके मुताबिक आप नजर आए, आप जो है टाइम स्क्वायर पे जाके मॉडलिंग नहीं कर रहे होते फिर। और उसके बाद फिर ये भी मसला होता है कि
अब मुझे नहीं समझता मकबूल सिद्दीकी साहब जो है फॉर एग्जाम्पल, अब उनका वहाँ पे क्या काम है जाने का, और वो वहाँ तकरीर फरमा रहे थे कि IMF से छोड़े, आप कराची के साथ मुआहिदा कर लें। पता नहीं वो वहाँ पे बैठ के, अगर आपने भाई हुकूमत का हिस्सा है तो फिर हुकूमत की तालियां बजाया करें, और तारीफ करने के लिए रखा गया है, वहाँ पे बैठ के नुक्स नहीं निकालना, या तो छोड़ दे। तो ये MQM के तो पहले तो ये है कि ये अपना लल्ले तलल्ले जो है नहीं करने चाहिए। इसीलिए दूसरा, ये बिल्कुल एक मौका मिला है, अब ये देखना है कि इसके आगे क्या है। इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन में क्विकली कर दूं, जब ये हमारे गेस्ट आएंगे तो मुझे बता दीजिएगा कि अभी उनको ये यकीनदानियां कराई गई हैं कि 200 ममालिक से 12 अरब रुपए का हो गया। इस दफा 200 ममालिक ने 12 अरब रुपए का कर दिया, 5 सऊदी अरेबिया, 4 चीन से 3 अरब डॉलर मुतहदा अरब अमारात से रोल ओवर हो गया। मगर इन तीनों ने पूछा है, इस दफा बड़ी मुश्किल से दिया है कि पहले वो कह रहे थे IMF वाले इनसे लो, ये पहले कहते थे IMF से लेके आओ। तो अगली दफा शायद उन्होंने पूछा है कि आप हमें बताएं कैसे ये कमाने कैसे हैं, ये उतारने कैसे हैं। तो ये एक मुश्किल हो गया है। दूसरा एक यकीनदहानी कराई गई है कि जनाब GDP टैक्स के अंदर जो है ना, अब वो 3% तक बढ़ाया जाता है। GDP टू टैक्स रेशियो जो हमारी 8-9% है, तो उसे कह रहे हैं 12-13% तक ले जाना। तो ये पता नहीं कैसे लगेगा। आज कुछ नए इंतजाम किए हैं, तो दोबारा ही क्या टैक्स वालों को लगाएंगे। फिर कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में मुनसिफाना इंतजाम किया जाएगा। मुझे नहीं लगता उसका कोई फार्मूला नहीं आएगा, वरना तो इनडायरेक्ट टैक्स ही ठोकी जा रहे हैं, और वो भी सैलरीड क्लास को और मिडिल क्लास को आती जा रही है। फिर जिक्र तो बहुत हो रहा है ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाने जाएगा, जब लगाएंगे जाएंगे बजट में तो कुछ ऐसी चीज नहीं नजर आई। दूसरा जो सबसे खतरनाक चीज है कि सूबों के हवाले से बड़ी ज्यादा अश्योरेंसेस दी गई हैं कि उनसे ज़रूरी आमदनी पे भी करवाया जाएगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराजात बढ़वाने होंगे। तो सूबों के हाथ जो सूरत हाल है, कम से कम एक सूबे के साथ KP के साथ तो जंगो-जदल जारी है, और तो वो लड़ाई मार कुटाई जो जुमलेबाजी की होती है, वो अलीमीन गंडापुर वहां से गंडासा निकाल के खड़े हुए हैं, और जैसे मरियम बीबी से भी ताबड़तोड़ जो वहां से ताक के हमले कर रहे हैं, ताक के उधर से तीर चल रहे हैं, उधर से गंडासे चल रहे हैं। ऐसे मौकों में वफाक सूबों की यकीन दहानी करा के कैसे ये जो सूबों की हैं ये कैसे ली जाएंगी। मैं आगे भी आप कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि माहिर मईशत हारून शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया हारून साहब, थैंक यू सो मच। हारून साहब, अच्छी खबर, शुक्र है खुदा का कि जो है ये IMF का प्रोग्राम हो गया, मगर अब क्या चैलेंजेस हैं हमारे लिए? जी आमिर, आपके मैं शहर लाहौर में आया हुआ हूँ, तो अभी ये खबर मिली है मुझे। इसकी अच्छी खबर है क्योंकि थोड़ा डिले हो गया था। आई थिंक डेफिनेटली सिग्नल अच्छा है। 1.1 बिलियन डॉलर्स की 30 डेज में पहली एज अग्रीड ट्रांच भी एक्सपेक्टेड है। उससे कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मुस्तहकम होंगे। मेरी कल फाइनेंस मिनिस्टर से न्यूयॉर्क में बात हुई और उन्होंने कहा कि अब जो हमें टफ मॉनेटरी पॉलिसी की और फिस्कल पॉलिसी की जो रिफॉर्म्स दी गई हैं, सो वो बड़ा क्लियरली मैंने अब वजीर आजम से बात की है कि हमने उसके ऊपर पीछे नहीं हटना। मैंने उनसे आप वाली बात की कि आपका चैलेंज ये है कि आप इसको कोलिशन के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम में एक रिफॉर्म स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की भी है कि आपने इनको कैसे रैशनलाइज करना है और टैक्स पेयर का पैसा नहीं जाना। सो आई सेड कि आपका बड़ा चैलेंज ये होगा कि एक तो कोलिशन के अंदर कैसे आप इसको लेके चलते हैं, दूसरा जो आपकी बात कि आप सूबों के साथ आगे कैसे चलते हैं, क्योंकि खाली वफाक का। लेकिन मैं एक बात जो लोग नहीं कर रहे वो ज्यादा अहम ये है कि इस वक्त अब ये 3 साल की जो टाइट रिफॉर्म्स हैं उनका जो ट्रेडिशनल पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, खासतौर पे PMLN की, उसके साथ, क्योंकि एक जो उसकी कंडीशन है वो लेवल प्लेइंग फील्ड और कंपटीशन को फरोग देना है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में ये है कि सब्सिडीज, हैंडआउट्स, लैपटॉप लोन्स, बिजली के बिल माफ करने, ये चीजें इनके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज होंगे। तो अब देखते हैं कि इसको ये इकोनॉमिक टीम और हुकूमत कैसे मैनेज कर पाती है। जी, दो ही जो इस्लाहात तो जो अभी तक कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इनका,
कि जो ली जाती हैं वो भी बड़ी डर डर के कहीं वापस ले ली जाती हैं। अब दो चीज़ें हमें समझ आती हैं, एक ये कि अपने खर्चे कम करने, वहाँ से अच्छी खबरें नहीं आई। आज एक छोटी सी खबर ही है फॉर एग्जांपल, मगर वो इनके मूड को इनके सोच को की अक्कासी करती है कि सेनेट ने पिछले कौमी असम्बली ने कहा कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं डिसाइड करेगी, हम सेनेट वाले खुद ही आपस में डिसाइड करेंगे। हाँ। उससे पहले हमने देखा कि इस तरह ही अखराजात पीएम हाउस के भी, ओवरऑल भी गवर्नमेंट के जो है वो ना तो खर्चे बंद करने की तरह दिया। दूसरा जो पहले इस पे मैं आपका ओपिनियन ले लूं, खर्चे कम करने पे, फिर खर्चे आमदनी बढ़ाने के ऊपर बाद में आता हूं। जी देखिए, खर्चे कम करने का तो अब हमने देख लिया है कि ऑस्टेरिटी कमेटी का काम भी नहीं हो पाया। हम जो है ओवरऑल कोई अपर लेवल पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को भी नहीं छेड़ पाए, हम तनख्वाहें भी बढ़ाते जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप खर्चे नहीं कम करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फिर मिनी बजट्स और इंटरवेंशन से एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर प्रेशर डालेंगे। नाउ ये प्रेशर्स जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी 70-80% आबादी अब मजीद ले सकती है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। और IMF प्रोग्राम के अंदर हमारी हिस्ट्री पूरी दुनिया की है कि उसमें आप कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिमांड को कंप्रेस करना एक IMF का फंडामेंटल टूल है। इसका मतलब ये है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी से वो सूद की शरह को इतना कम नहीं करेंगे कि आपकी पास पैसा जो है बहुत सारा मार्केट में फेंका जा सके। अब कल ही मैं कुछ टॉप बैंकर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि मैंने उनसे कहा कि आप क्यों हुकूमत को कर्ज देते हैं? उन्होंने कहा जी हम कहाँ कर्ज देते हैं, हमारे ऊपर टोटल प्रेशर दिया जाता है कि जी आप हमें कर्ज दीजिए, हमारे अगर नहीं है पैसे तो मार्केट से उठा के दें। सो हुकूमत जो है ना सिर्फ खर्चे बल्कि वो अपने लोकल कर्जों को कैसे घटाएगी अगर वो लोगों पे प्रेशर डालती रहेगी। जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वैसे माफ कीजिएगा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पर मुझे थोड़ी हंसी आई। आप बड़े ही अक्लमंद आदमी हैं, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ। आपने बैंकर से कितना मासूम सवाल किया और उन्होंने कितना मासूम जवाब दिया कि सबसे ज्यादा बैंकर्स बाल बना रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं। और जो सबसे बुरी खबर ये है कि ग्रोथ हुआ होगी कि वो बताया जा रहा है कि 3% प्राइवेट सेक्टर को गालबन 11.4% था, अब वो 3% लेस हो गई है प्राइवेट सेक्टर को लोनिंग, क्योंकि गवर्नमेंट को वो भी देने में खुश है, गवर्नमेंट देने में खुश है, माल कमा रहे हैं देने वाले भी और लेने वाले भी। लेकिन आमिर मैं आपको इसके ऊपर एक्सप्लेन करता जाऊं कि आपका ख्याल है कि बैंकर्स का रिस्क नहीं। जब आप एक क्लाइंट पे इतना एक्सपोजर लेते हैं तो पूरे सिस्टम में रिस्क बढ़ जाता है। देखिए ना, हुकूमत अगर ग्रोथ नहीं आती, टैक्स नहीं आता, तो लोकल बैंकों का पैसा कहां से देगी? IMF के अंदर वो नोट भी नहीं छाप सकते। तो एक्चुअली एक सिस्टेमिक रिस्क है डिस्पाइट द सॉवरेन गारंटी। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर दूसरा रिस्क ये है कि वो पैसा जो है प्राइवेट सेक्टर को तो जा ही नहीं रहा, तो प्राइवेट सेक्टर को तो बिल्कुल पैसा मिल नहीं रहा। तीसरा, बल्कि मेरी इंटरनेशनल लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने तज्जुब से कहा कि जो आपका गैप था, सुना आपने $400 मिलियन या $600 मिलियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड से 11% पे लिए। Now that gives a message of desperation कि हमने गैप फिल करने के लिए इतना महंगा पैसा उठाया है डॉलर टर्म्स में। अब ये चैलेंजेस हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो डिस्पाइट द कमिटमेंट शोन बाय प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, इन लोगों को ये कैसे इंटरनली अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस चेंज करेंगे। हमारा उसकी एक नया मिसाल, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपकी ग्रोथ बहरहाल चाहिए, टैक्सेस से जितना मर्जी आप स्क्वीज कर लें हेयर एंड देयर, वो पीनट्स हैं। और ग्रोथ के अंदर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है एनर्जी, और एनर्जी के अंदर IPPs आ गया है। अब हमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो इतना शोर मचाया गया था कि जी इनका फॉरेंसिक ऑडिट होगा, फलाना हो, तो वो अब ये कह रहे हैं कि चंद 2-4 पुरानी CIPPs को पकड़ के कान मरोड़ के और वो क्रेडिट भी मांग रहे हैं। और मैं अभी देख रहा था खालिद मुस्तफा की स्टोरी मेरे आगे पड़ी हुई, वो कह रहे हैं 3 से 10 साल के अंदर उनसे $300 बिलियन निकलवाएंगे, जिसका 98 या 60 पैसे पर यूनिट होगा। और भाई हमें 60 रुपए में से 25-30 रुपए का पर यूनिट रिलीफ चाहिए हमें भी, और फॉर बिजनेस टू सर्वाइव
सो ये तो स्टोरी है आईपीपीज की, तो कैसे होगा फिर? जी देखिए, आईपीपीज अलोन मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो आपके सिस्टेमिक जो प्रॉब्लम है पावर सेक्टर का उसका हल नहीं है। जो मेरी खबर मिल रही है आईपीपी के मालिकान से वो ये है कि बिहाइंड द सीन उनको थ्रेट्स की जा रही हैं। देखिए, निगोशिएशन थ्रेट्स पे नहीं होती। जो चाइनीज हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने हमसे साइन किया था, लेकिन आप अपने तौर पे भी तो लाइन लॉस कम करते हैं, ना बिजली की चोरी पकड़ते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करते हैं, तो खाली हमारे पे क्यों? तो ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये बड़ी ही इस वक्त नहीं, हरुण मैं रिफ्रेश कर देता हूं। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आईपीपी अकेला एक वो इशू नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं। और मैं चाइनीज से ज्यादा तो मैं लोकल उसकी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट की उसकी बात कर रहा हूं कि वो उनको थ्रेटन क्या कर रहे हैं। उनका बेसिकली एक गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है कि उनका ये ऑडिट होना चाहिए था। इसमें तो धमकी वो दे रहे हैं कि ये आप हमारा ऑडिट करके दिखाएं, और ये नहीं कर रहे हैं, और ये क्योंकि अपनी तफ्तीश करवाना नहीं चाह रहे, इसलिए मगर दिस गिव्स अ मैसेज कि दे आर इंटरेस्टेड इन दीज रिफॉर्म्स। नहीं, ये जो देखिए, रिफॉर्म ऑडिट एक चीज है आमिर, लेकिन रीनिगोशिएशन ऑफ एग्रीमेंट, प्राइसिंग, कैपेसिटी पेमेंट डॉलर से रुपए में करना, ये आपको टेक्निकल निगोशिएशन से होगा, धमकाने से नहीं होगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि दोनों पार्टियों को बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा, एक टेक्निकल लाया अमल आगे ले जाना पड़ेगा। लेकिन मैं दोबारा इस पे आता हूं, आप मुझे ये बताएं, आप लोग सियासी एनालिस्ट हैं, हम लोग जो हैं इतने इंटेंस माहौल में, जहां पर हमारी पॉलिटिक्स की इंटेंसिटी, इंस्टीट्यूशंस की इंटेंसिटी, और हमारी एक हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुकूमत की इतनी हाई है इन मसाइल पे कि ये इसके अंदर ये इतनी सख्त कंडीशंस हम कैसे फुलफिल करेंगे और हमारी सियासत का रुख क्या बदलेगा? आई थिंक इसके ऊपर खासी सोच विचार करने की जरूरत है। हमारे बुजुर्ग जैसे कहते थे, यहाँ भी आज मैं अपनी एक लॉन्गेस्ट जो हमारी एज में है बुजुर्ग, उनको मिलके आया हूं, वो हमेशा कहते थे कि इसके अंदर आपको बैकफुट पे जाना पड़ेगा और सुलह सफाई से काम करना पड़ेगा। लेकिन हम तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। मसलन आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो विश लिस्ट है जो हमें पूरी करनी है, वो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी और अच्छा माहौल नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगी, बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। तो यही बुनियादी आप कह रहे हैं। तो उसमें खास तौर पे दैट ब्रिंग्स टू अनदर पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन। जिस तरह आपने कहा कि लॉस गिविंग जो इदारे हैं इनसे कैसे जान छुड़ानी है, क्योंकि माजी में भी यही होता रहा कि जो अपोजिशन बराए अपोजिशन होती थी, तो इस माहौल में तो अब यकम को जो है पीआईए की सुनते हैं कि ऑक्शन होगी, देखेंगे कैसी होगी। स्टील मिल तो वैसे ही उसमें पड़ गई है। बाकी कोई आप प्राइवेटाइजेशन की हमें बता दें कि कहां, डिस्कोस वाली तो भी कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा। जी आमिर साहब, मैंने डे वन से, जब मैं इवन प्राइवेटाइजेशन की जो कमेटी थी कैबिनेट उसका हिस्सा था, मैं इनसे कहता था कि छोटी प्रॉफिटेबल कंपनी को पहले बेचें, जिसके अंदर ऑडिट हुए हों, कॉम्प्लिकेशंस कम हों और कुछ पैसा भी आ जाएगा, एतबार बनेगा। ये जो तीन सफेद हाथी हैं, स्टील मिल, रेलवेज और पीआईए, आपने सीधा अगर इनमें हाथ डालना है, इसका बेहतर हल ये है कि इसको आप कोई टुकड़े कर दें, मैनेजमेंट चेंज कर दें, प्राइवेट सेक्टर को आप बेचे बगैर कुछ ऑपरेशंस दे दें। अब इसको आप जो पास ऑन करेंगे एंड देन विद कंडीशंस कि स्टाफ भी रखना है, नाम भी रखना है, ये रूट भी चलाने हैं, जो हमारे लॉस मेकिंग सेक्टर्स हैं वहां पे जहाज भी चलाना है। अगर मैं खरीदार हूं तो इस वक्त के हालात में मैं आई विल थिंक ट्वाइस। ये हमें अब ये एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं दुआ कर रहा हूं कि हम ये जो फ्रिक्शन और जो क्रिएट जान के बढ़ाए जा रहे हैं एक पैटी पॉलिटिक्स में, हमें ये नहीं समझ कि इसकी कीमत हम क्या पे करने वाले हैं। जो डिप्लोमेट्स हैं वो मेरे से एक ही सवाल करते हैं, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के हैं, कि क्या ये लड़ाई खत्म हो सकती है? बिकॉज हम तो उसको बढ़ा रहे हैं ना। इस सूरत हाल में ये प्रोग्राम जो आया है, या तो इस प्रोग्राम के प्रेशर में आके शायद कुछ बेहतरी की सूरत निकले, या ये प्रोग्राम फिर नहीं चलेगा।
बात ये फ्रिक्शन तो कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो लोग इख्तियार में हैं उनका इख्तियार ही इस फ्रिक्शन की बुनियाद के ऊपर है। सो उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो खुद रहेंगे तो ये कुछ रहेगा। तो वो एक बड़ी एक कॉन्ट्रडिक्शन एक आ जाती है, एक ऐसी सिचुएशन, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि जिसका हल नजर नहीं आता। तो मगर फिर गिवन द सिचुएशन जिसके अंदर फ्रिक्शन नहीं खत्म होती हुई नजर आ रही बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा फिक्रमंदी है कि आइंदा जो आईनी तरमीम के बाद जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं ये तो बहुत बढ़ जाएगी। जी, ये जो कुछ लोग हैं जो इस वक्त एक तो हुकूमत को अगर मेरी राय तो ऑब्वियसली सुनते नहीं है हमारी, लेकिन ये जो हर बंदा स्पोक्स पर्सन बना हुआ है और बयानात दे रहा है ना जी, दुनिया में भी यहां पर भी, दिस इज समथिंग विच इज इवन कॉजिंग कल मैं और चीनी सफीर यहाँ लाहौर में इकट्ठे एक सेमिनार में थे, तो ये जो लोगों ने भी कहा कि ये जो एक तो कंसिस्टेंसी होती है लेकिन देयर इज अटर कंफ्यूजन, हमें पता ही नहीं कि किसकी बात सुने। थोड़ा सा अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगे तो बात चलेगी। आया अब हम इसको किसी किनारे लगा पाएंगे या दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आमिर साहब, आपका भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।